एवरीवन, बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की लिए मॉक टेस्ट हो रहा है हिंदी का। आशा करता हूँ आप सब घर पे बैठकर तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अंतिम 20 दिन हैं और हमारी रेगुलर क्लास मॉक टेस्ट हो रहे हैं। टाइमिंग आपके सामने है, आपको दिख रही होंगी। जीके की क्लास है, रीजनिंग की है, हिंदी की जो अभी 12 बजे हो रही है, कला, वर्ग, सामान्य और गणित। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहाँ भी 7 बजे सुबह और 9 बजे आपका सुबह और 7 बजे आपका शाम को क्लास वहाँ भी टेस्ट होता है, तो उधर भी टेस्ट आप दीजिए। पूरी तैयारी हो रही है, आपको अच्छा कॉलेज मिले यही हमारी उम्मीद है और आप पूरे परिश्रम भी कर रहे होंगे। चलिए पहला 25 क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? सुधी, सुधी का तिर्यक, ठीक है, तिर्यक बहुवचन कौन सा है? तो क्या क्या ऑप्शन है इनको देखिए। सुधियों, सुधिजन, सुधिजन, सुधिगण। देखिए फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। सुधियों, सुधीजन, सुधिजन, सुधिगण। सोच के बताइए, आपको क्या बताना है? सुधी का तिर्यक बहुवचन बताना है, सोच के बताइए आराम से। ठीक है, आपको बताना है सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है। ठीक है, तो कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंतिम में क्या जोड़ दिया जाता है? जन, गण, वृंद आदि लगा दिया जाता है। सुधी शब्द के अंत में अगर जन लगाने पर इसका तिर्यक बहुवचन क्या हो जाएगा? सुधी जन। तो जैसे आपको बंधु वर्ग बताया गया था, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? सुधी जन आपका हो जाएगा, सुधी जन। ठीक है, सुधी जन आपका यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर। नहीं सुधीगण, नहीं सुधीजन, सुधी। देखिए यहाँ छोटी ई की मात्रा, देखो बहुत छोटा सा अंतर है, देख सकते हैं। बड़ी ई की मात्रा है यहाँ छोटी की मात्रा है, बहुत हल्का सा अंतर, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या रहेगा? बी, बी, बी उत्तर रहेगा और नहीं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। क्या कह रहा है? 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचाने इसमें। 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचाने इसमें। क्या है? कर्मवाचक, निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक या आवर्तीवाचक? सोचकर बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बुलाइए। कमेंट बॉक्स आपके देखे जा रहे हैं, आंसर सही सही दीजिए। अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेषण पहचानना है। क्या विशेषण पहचानना है? क्रमवाचक है, निश्चितवाचक संख्या है, समुदायवाचक संख्या है, आवर्तीवाचक संख्या है। तो क्या उत्तर लगा रहे हैं? क्या कर्मवाचक लगा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। निश्चितवाचक है क्या? क्या आवर्तीवाचक है? तो बिल्कुल नहीं। क्या समुदायवाचक है? तो बिल्कुल नहीं। क्या उत्तर होगा आपका? यहाँ होगा निश्चित संख्यावाचक का उत्तर होगा। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि 25 रुपये दीजिए में 25 एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, अतः इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। भाई निश्चित संख्या बता रहे ना, कुछ रुपये दीजिए बोलते तो अनिश्चित संख्या हो जाता ना, अनिश्चित हो जाता। तो यहाँ क्या है? एकदम निश्चित दिया गया है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है? ठीक है, निम्न भाग जो आपका वाक्य दिया है, क्या भाग वाक्य दिया है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, और प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, पहली बार में समझना है। पहली मैक्स टू मैक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे आपका समय, कीमती समय जो पेपर में है वो जाता है। निम्न वाक्य किस, कॉपी लेके बैठिएगा, जो प्रश्न गलत हो रहा है उसको लिखिए। ईमानदारी, मैंने बताया ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी के साथ ही लगाइए। प्रश्न क्या है? निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि किस भाग में? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सच को बोलता है। तो इसमें क्या गलती है? सोच के बताइए। ऑप्शन क्या क्या है? सदैव सच को बोलता है, जा रहा व्यक्ति, मृत्यु के मुख में। ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें क्या गलती लग रही है आपको? सोच के बताइए, ऑप्शन में आंसर दीजिए। तो वाक्य के बोलता है नहीं, एकदम सही है। जा रहा है व्यक्ति, ये भी सही है। मृत्यु के मुख में, ये भी सही है। क्या है? सदैव सच को। तो यहाँ क्या होगा? वाक्य सदैव सच को भाग में त्रुटि है, इसके स्थान में सदैव सच ही का प्रयोग करता है। ठीक है, सदैव सच ही का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। चलिए आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? चौथे प्रश्न पर आते हैं। क्या पूछ रहा है चौथा प्रश्न? सकंद गुप्त नाटक की रचना किसने की? अब ये अच्छा प्रश्न है, ये आपको आता है, सच सच बताइएंगे। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको नोट करिए। कठिन प्रश्न आपको खुद करना होगा। ठीक है, क्या है कि सकंद गुप्त नाटक की रचना किसने की है? मालती जोशी ने की है, जयशंकर प्रसाद ने की है, जैनेन्द्र कुमार ने की है, या प्रेमचंद जी ने की है? सोचकर बताइए, उत्तर क्या होगा? सकंद गुप्त नाटक किसने रचना की है? तो क्या आप लगा रहे हैं प्रेमचंद? तो जी नहीं। क्या आप लगा रहे हैं मालती जोशी? तो बिल्कुल नहीं। क्या जयशंकर प्रसाद? तो जी नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा?
मालती जोशी लगा रहे हैं तो गलत है, प्रेमचंद लगा रहे हैं तो गलत है, जैनेन्द्र कुमार लगा रहे हैं तो गलत है। उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद होगा। तो नाटक स्कंद गुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक क्या हैं? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिभिनी, अजातशत्रु, विशाख आदि। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कठिन प्रश्न था। चलिए अब आते हैं हमारे 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कहता है? आसमान का रंग नीला है, तो अच्छी बात है। इसमें विशेष्य क्या है ये पहचानना है, विशेष्य पहचानना है। ठीक है, तो विशेष क्या है? रंग है क्या? आकाश है क्या? आसमान है क्या? नीला है क्या? सोच के बताइए, सोच के बताइए कौन सा आपका यहाँ क्या है? विशेष्य क्या है? यहाँ क्या रंग है कि आकाश है कि आसमान है कि नीला है? तो क्या रंग होगा? तो नहीं। क्या आकाश होगा कि नहीं? क्या नीला होगा? नहीं। तो क्या होगा? आसमान। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जहाँ यहाँ क्या है? आसमान क्या है? आसमान की तो बताई जा रही है, विशेष्य है क्योंकि यहाँ आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि आसमान का रंग क्या है? नीला। तो विशेष्य क्या होगा? यहाँ आसमान होगा। अब आ जाते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आ जाते हैं अपने 1 मिनट। अब आ जाते हैं हमारे 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न क्या कहता है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। तो ये प्रश्न आप बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन गलती जो आप ज़्यादा करते हैं वही कुछ प्रश्न करते हैं उसी में हो जाती है। तो क्या क्या ऑप्शन है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक, यमक। क्या उत्तर होगा? जते हुए दे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। क्या उत्तर होगा? अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, रूपक होगा, यमक होगा? सोच के बताइए। तो कनक कनक से तो 100 गुनी मादकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष नहीं है, अनुप्रास नहीं है, रूपक नहीं है, क्या है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। यहाँ एक कनक सोना धातु के लिए तथा दूसरा कनक धतूरा के लिए प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है मतलब क्या? बाकी क्या होंगे? एक स्त्रीलिंग है, बाकी 3 या आपका पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है? सोच के बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। लड़का होगा तो बिल्कुल नहीं। क्या शेर होगा? तो बिल्कुल नहीं। पेड़ होगा? बिल्कुल नहीं। क्या उत्तर होगा? कुर्सी। ठीक है, कुर्सी आपका क्या होगा? एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पेड़, लड़का तथा शेर पुल्लिंग है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, चलिए बातें अपने 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या कहता है? विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? अब ये ध्यान से पढ़ना है। वर्णित जो आपको वाक्य नीचे दिए गए हैं 4, इसमें से गलत कौन सा है? गलत मतलब जिसमें गलत आपका त्रुटि हो। तो क्या ऑप्शन है? जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। दूसरा क्या है? हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। फिर क्या है? विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। फिर आखिरी क्या है? विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो क्या बताना है? विकल्प में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? गलत वाक्य बताइए कौन सा है? तो क्या पहला है? तो जी नहीं। क्या दूसरा है? तो जी नहीं। तीसरा है क्या? बिल्कुल नहीं। उत्तर कौन सा गलत है आपका? चौथा क्यों गलत है? देखिए, विकल्प में वाक्य गलत क्या है, सही वाक्य क्या होगा ये ध्यान दीजिए। गलत वाक्य है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाले बातों को संभव कर दिखाया गया है। तो इसका क्या होगा उत्तर सही? विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। वाली बातें नहीं, बातों। ठीक है, बातें नहीं होंगे, क्या होगा? बातों होगा। चलिए, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न में। क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरोधार्थी बताइए। विरोधार्थी वही विलोमार्थी बताना है। अनुकूल का अर्थ क्या है? कि जैसे तुम मेरे काम अनुकूल करो, मेरे अनुकूल काम करो, ये। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? अन्याय, नियमित, नकली, प्रतिकूल। तो ये उत्तर बहुत आसान होगा, मेरे हिसाब से आप तुरंत लिख चुके होंगे। दे रहा हूँ 2 सेकेंड। उत्तर बताया आपने जी? एकदम कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। तो उत्तर क्या होगा इसका? अन्याय होगा क्या? नहीं। नियमित होगा क्या? नहीं। नकली होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? प्रतिकूल होगा। तो प्रतिकूल किसका? प्रतिकूल क्या? मेरे उल्टे काम किया आपने, प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल मतलब मेरे अनुसार किया। ठीक, अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है? राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। ठीक है, पहचाना छोटा ही है, हाँ ई है। तो वर्णित में कौन कौन सी अलंकार है? विभावना है क्या? विशेषोक्ति है क्या? ब्याज निंदा है क्या? ब्याज स्तुति है क्या? सोच के बताइए। तो ये लोकोक्ति चौपाई छंद के रूप में है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या है?
यहाँ विशेषोक्ति है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या विभावना है क्या? तो नहीं। तो क्या यहाँ ब्याजस्तुति है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा यहाँ? अब क्या ब्याज निंदा होगा। तो ब्याज निंदा अलंकार है वाक्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वह निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ब्याज निंदा क्या है? काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो, सुनने में तो लग रहा है कि प्रशंसा हो रही है लेकिन किंतु में वास्तव में निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। चलिए अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। क्या कहता है 11वां प्रश्न? लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये थोड़ा नया है आपके लिए होगा शायद, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सर्वप्रिय होना, बहुरूपिय होना, कुशल खिलाड़ी होना, सभी के साथ खेलना। सोच कर बताइए। तो ऐसा व्यक्ति जो लड़कों में लड़का रहे, मतलब यंग लोगों में यंग रहे, बूढ़ों में बूढ़ा हो जाए, इस तरह के लोग कैसे होते हैं? तो इस तरह के लोग सर्वप्रिय होते हैं। ठीक है, सर्वप्रिय, हर व्यक्ति से प्रिय होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नहीं तो आधे बंदे खो दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, 100 में से 50 लोग तो इसी में गए कि वो नहीं नहीं पढ़ेंगे, जल्दी में रहेंगे ना, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है पहले ये ढूंढ लीजिए। क्या नद्य होता है? तो शायद होता होगा। क्या होता है? तो जी हाँ होता है। क्या तटनी होता है? तो जी हाँ होता है। अब बताइए सरिता और उषा में कौन सा नहीं है? ठीक है, तो क्या आपका सरिता होता है? तो जी हाँ होता है। उषा आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ उत्तर क्या होगा? नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? उषा नहीं है। तो क्या है? नदी के प्रमुख पर्याय क्या है? सरिता, नद्य, तटनी, कुलवती, निम्नगा, निम्नगा, किंतु उषा नदी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको लगा नदी का पर्यायवाची कौन सा है, तो सरिता खटाक से लगा के बढ़ गए आप, और फिर बढ़ गए तो फिर आप बस बढ़ ही गए। तो ध्यान रखिएगा, सही से पढ़ना है। चलिए आप बताते हैं 13वें प्रश्न में क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी क्या है? विरोधार्थी। ठीक है, विरोध, अभी देखिए 3 प्रश्न आ गए एक साथ, एक पर्यायवाची, एक विरोधार्थी, इससे भी ऊपर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में गति का विरोधार्थी शब्द कौन सा है? विरोध वही विलोम कौन सा है? गति का। तो क्या आयतन है? क्या क्या दुर्गति है? क्या क्या प्रगति है? क्या कि मंद है? सोच के बताइए। तो इतना तो एकदम क्लियर है भाई गति में गाड़ी मत चलाओ और भाई बहुत मंद गाड़ी भी मत चलाओ, तो मंद क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गति मतलब बहुत तेज हो, मंद मतलब एकदम धीरे धीरे, या मंद धीरे, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी क्या होगा? किशोर का समानार्थी, समानार्थी बताना है। समानार्थी किशोर का कौन सा होगा? क्या तरुण होगा, कि पारिवारिक होगा, कि कोलाहल होगा, कि समझदार होगा? फिर से बताइए, किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तरुण, पारिवारिक, कोलाहल, समझदार? सोच कर बताइए। किशोर का समानार्थी, किशोर का समानार्थी तो तरुण होगा, परिवार, समानार्थी मतलब पर्यायवाची बताना है 64 का, तो उत्तर क्या होगा इसका? सीधी सी बात है। क्या पारिवारिक है? क्या नहीं। समझदार नहीं। कोलाहल नहीं। तरुण। ठीक है, तरुण का मतलब क्या होता है? यंग, किशोर। ठीक है, तो दिए गए शब्दों में किशोर का अर्थ है तरुण। इसके अन्य समानार्थी क्या होंगे? नवयुवक, युवा तथा नौजवान, जो आप हैं सब नौजवान लोग। नौजवान में शक्ति है, तो वो वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी कर देते हैं, और कॉपी लेकर ईमानदारी से जो गलत प्रश्न हो रहा है उसको लिखते हैं। और अभी तक 15वां प्रश्न है, कितने सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नौजवान सारे, तो लिख रहे होंगे आप गैस। अब आते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 15वां प्रश्न? गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, सामान्य वचन बताना है गौ का। तो गाय, गौ गौ, गौएं, गायें, क्या होगा इसका उत्तर? तो उत्तर एकदम अत्यंत ही आसान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या होगा? क्या गोगो होगा? शायद नहीं। क्या गाय होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या गायें होगा? तो नहीं। क्या होगा? गाय, गोएं, गोएं। ठीक है, गोएं। ठीक है, तो गौ का सामान्य बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए जोड़ देते हैं, अतः यह सही बहुवचन गौएं होगा, गौएं। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ठीक है, तो शिवमंगल सिंह की कौन सी कृति? सुमन की रचना, सुमन उनका नाम है, शिवमंगल सिंह सुमन, सुमन जैसे पेन नेम बोलते हैं इसको, कि वो लिखते हैं कलम का नाम। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो सोच के बताइए, क्या नाटक है, कि उपन्यास है, कि काव्य है, कि कथा है? सोच कर बताना है आपको। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है?
तो नाटक है, उपन्यास है, कथा है, काव्य है, सोच के बताएं। ठीक है, तो कैसी है, एक क्या है, उपन्यास लगाया है क्या, तो गलत लगाया है, नाटक लगाया है तब भी गलत लगाया है, कथा लगाया है तब भी गलत लगाया है, क्या होगा, काव्य। तो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पुस्तक मिट्टी की बारात एक काव्य रचना है। अब आते हैं अपने, अब चलिए इसको देख लीजिए। अगर अब 20 दिन ही है लगभग आपके पास, तो अगर आपको पेपर चाहिए तो सर से कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है, इतना कम में आप खर्चा कर देते हैं, 2 बिस्कुट वगैरह 6 पैकेट खरीदें तो, ठीक है। तो इतना आप लीजिए और क्वेश्चन लगाइए साथ में, मोबाइल बंद करके एकदम अलार्म लगाकर 2 घंटे की, तब आप पेपर लगाइए तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये पेटीएम का और ये आपका नंबर है, बात कर लीजिएगा जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और प्रश्न तो हो ही रहे हैं, ये भी आप लगाएं तो आपका अपने खुद से भी होगा, ठीक है। यहाँ आपने खुद दूसरों से कोई कंपटीशन, अब आप खुद की टाइमिंग से करिए, क्योंकि टाइमिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए मैं 25 क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर कम कराने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। तो आप भी कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें ना, टाइम कम लगे, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब पेपर के साथ करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसको देखिएगा जरूर। चलिए अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, डैश चंगा तो कठौती में, डैश लोकोक्ति का पूरा करने में, या सही विकल्पों का चयन करिए। तो क्या धन लगेगा, धन यमुना लगेगा, मन गंगा लगेगा, विचार जल लगेगा, तन गंगा लगेगा, सोच के बताइए। तो धन चंगा तो कठौती में यमुना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, विचार चंगा तो कठौती में जल, तन चंगा तो कठौती में नंगा। अब सोच के बताइए इसमें क्या होगा। भाई बड़ा फनी ऑप्शन है, लेकिन सोच के बताइए ध्यान से। तो क्या धन और यमुना होगा, तो नहीं। विचार और जल होगा, नहीं। तन और गंगा होगा, नहीं। क्या होगा, उत्तर होगा मन गंगा, ठीक है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्पों में स्थान में मन और गंगा का प्रयोग उचित रहेगा। अब आ जाते हैं अपने 18वें प्रश्न पर, बहुत अच्छा है। विनय पत्रिका किस की रचना है, किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रहीम। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, तुलसीदास की जी की रचना है, ठीक है। ना ही कबीर की, नहीं रहीम की, नहीं सूरदास की। तो ऑप्शन उत्तर तुरंत देने की कोशिश करा करिए। अब फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है, सोच के बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। क्या लगता है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुन क्या होगा। विद्या धन अर्थी, विद धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन आर्थी। तो सोच कर बताइए क्या उत्तर होगा। अगर उत्तर लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोच समझ के लगाइए तो उत्तर तभी अच्छा आएगा। ये हमारा कौन सा प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो विद्या धन अर्थी होगा, ठीक है। नहीं ये क्या होगा, विद्या धन अर्थी। क्या यही है पक्का, नहीं या यही है, सोच के बताइए। जी एकदम यही है, ठीक है। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी संधि विच्छेद है, यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण, ठीक है। आ और देखिए इसका बड़ा और इसका छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया, ठीक है। तो विद्या धन अर्थी होगा इसका उत्तर, कौन सा, सी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, रूढ़, दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। रूढ़ शब्द, तो क्या कौन सा होगा, रूढ़ शब्द कौन सा होगा, दूध वाला होगा क्या, तो नहीं। क्या लंबोदर होगा, बिल्कुल नहीं। अब बताइए कौन सा होगा, घुड़सवार नाक में, घुड़सवार है क्या, तो नहीं, ठीक है। उत्तर क्या होगा फिर, नाक रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहता है। जिन शब्द के सार्थक खंड नहीं किए, भाई नाक का आप सार्थक खंड करके देखिए और दोनों सार्थक नहीं होंगे, सार्थक मतलब उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इनमें दूध वाला का, भाई दूध और वाला, घुड़ सवार यौगिक है, और लंबोदर एक योग रूढ़ है। योग रूढ़ भी आपने पढ़ा है भाई, लंबोदर पढ़ा था ना, गणेश जी के लिए बोलते हैं। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी हैं। उपन्यासकार का नाम क्या है भाई, देवदास फिल्म है ना, एक में दिलीप सिंह ने, एक ने दिलीप कुमार ने, एक ने आपका शाहरुख खान ने, अलग अलग एक्टर ने काम किया है। अब इसी तरह बताइए कि लेकिन इसकी जो उपन्यास है इसको किसने लिखा है, प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। तो सोचकर बताइए उत्तर, थोड़ा सा आपको अगर पता होगा, थोड़ा फिल्म देखिए तो आपको पता होगा। तो इसका उत्तर क्या प्रेमचंद है जी, नहीं। क्या धर्मवीर भारती है, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी है, नहीं। तो इसका क्या है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। पहली कुंदा लाल सहगल द्वारा अभिनीत, दूसरी दिलीप कुमार और वैजंती माला द्वारा अभिनीत, तथा तीसरी शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय द्वारा अभिनीत। तो शायद आपने फिल्म देखी हो, फिल्म अभी वैसे कम देखी है, आखिरी 20 दिन है, इसे पेपर लगाइए और वीडियो लाइक करके शेयर करिए, ठीक है।
कितने प्रश्न हुए 22 में से, ये भी ज़रूर बताइएगा। 22वां प्रश्न क्या है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। आसान है। ऑप्शन क्या है, स्वर, लिपि, ध्वनि, व्यंजन। सोच के बताइए, बहुत आसान है आंसर। तो भाई लिखित भाषा आप कैसे लिखते हैं, क्या ध्वनि से लिखते हैं, क्या व्यंजन से लिखते हैं, क्या स्वर से लिखते हैं, नहीं तो लिपि से लिखते हैं। उत्तर सही है, ठीक है, लिपि। तो ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, हाँ कमेंट में कर रहे हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं तीसरा, आपका कौन सा है प्रश्न, कौन सा है ये 23वां प्रश्न है। ऑप्शन क्या है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। पहले आप मुझे ये बताइएगा, शांति से बताइएगा कि प्रत्यय आगे लगता है कि पीछे लगता है। तुरंत आंसर दीजिए, तुरंत सुनाई दे रहा होगा आपको। प्रत्यय आगे लगता है कि पीछे लगता है, बताइए क्या लगता है, आगे कि पीछे, जल्दी बताइए। आपका प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है, ठीक है, और उपसर्ग आपका आगे लगता है। हाँ कमेंट में आ रहा है मेरे हिसाब से। तो अब बताइए कि तीसरा का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय मतलब पीछे क्या लगा होगा, ईसरा लगा होगा, रा लगा होगा, सरा लगा होगा या आ लगा होगा। सोच के बताइए, जल्दी बताइए। तो 23वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो क्या आ होगा, नहीं, क्या सरा होगा, शायद सरा हो, देखते हैं क्या होगा। ईसरा होगा क्या, तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रा होगा, तो नहीं होगा। क्या आ होगा, तो नहीं होगा, तो क्या होगा, सरा। तो तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में सरा प्रत्यय प्राप्त होगा। यह 3 का क्रमवाचक विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा, सरा। प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। यही बेसिक आप पहले ध्यान रखिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है, ठीक है, तद्भव शब्द पहचानना है, तद्भव तद्भव तद्भव, ठीक है। तो एक तद्भव है, कौन सा है, क्या प्रस्तर है, क्या जामुन है, क्या कि तैल है, क्या कि पौत्र है, क्या। सोच के बताइए, इसमें से कौन सा आपका क्या है, तद्भव है। क्या प्रस्तर है, क्या, तो नहीं। क्या जामुन है, क्या हो सकता है, क्या तैल है, क्या, तो नहीं। क्या पौत्र है, क्या, नहीं। तो जामुन जो है, या जम्बू फल भी बोलते हैं, जामुन जो है वो आपका क्या है, एक तद्भव शब्द है। बाकी प्रस्तर, तैल और पौत्र कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। अब आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं। आखिरी प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है तो सोचिए, अब आपको पढ़ने में समझ आ जाएगा ज़्यादातर केस में। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा इसमें पढ़ने पर क्या गलत है। मैं तुमको कुछ कहता है, ऐसा बोलेंगे आप। ये तो वो बोलते हैं जिनको नहीं आता। तो इसका शुद्ध क्या होगा ये भी बताइए, शुद्ध भी बताइए। मैं तुमको कुछ कहता है, इसका क्या होगा, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है अशुद्ध, शुद्ध बता रहा हूँ। तुम्हारे को जाना है, तुम्हें जाना है, ठीक है, ये इसका शुद्ध होगा। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, तो क्या होगा, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं सही। क्या होगा उत्तर आपका जो शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए गए। चलिए 25 प्रश्न हो गए हैं। आपको टाइमिंग पता है, हिंदी क्लास की 12 बजे होती है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 25 में से कितने सही गए। उम्मीद है कि 25 में से 20 प्लस ही होंगे, और अगर 25 के 25 हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए।